दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन यानी पिछली दो क्लासों में 1857 की क्रांति कंप्लीट कर लिए हैं। यानी 1857 की क्रांति के दौरान जो अलग अलग रियासतों में जो जन विद्रोह हुए थे या जनता के द्वारा विद्रोह किए गए थे उनको भी अपन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो 1857 की क्रांति जो फर्स्ट क्लास थी उसमें यानी अपन जो सैनिक छावनियों में जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उनकी बात किए थे। और जो लास्ट क्लास हुई थी अपनी, उसमें जो अलग अलग जो रियासतें थी राजस्थान की, उनमें जन विद्रोह किए गए थे, जन विद्रोह हुए थे, उनकी बात कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज अपन बात करेंगे राजस्थान में जो हुए किसानों के द्वारा आंदोलन चलाए गए थे, किसान आंदोलन हुए थे, उनकी बात करेंगे। पिछली क्लास में अपन बात कर लिए थे कि 1857 की क्रांति में जो जो किसान लोग थे या जनता थी वो विद्रोहियों का साथ देती है। तो इससे लगभग लगभग तय हो गया था कि जो किसान लोग हैं या जनता है अंग्रेजी शासन से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अभी किसानों द्वारा ये जन यानी जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, तो ये किसान आंदोलन करते हैं। तो ये सामंत जो थे, सामंत भी किसानों को परेशान कर रहे थे। ठीक है, तो अपन बात करेंगे तो किसान आंदोलनों की। राजस्थान में जो किसान आंदोलन होते हैं, देखिए, जो राजस्थान के जो किसान आंदोलन है ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। इसमें जो अपन सबसे पहले बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की करेंगे। इंपॉर्टेंट आंदोलन है किसानों का। अगर आंदोलन देखा जाए तो राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन है किसान, यानी जो इम्पोर्टेंट आंदोलन है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अपनी जो आज की क्लास है इसी जो बिजोलिया आंदोलन पर ही आधारित रहेगी। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन जो किसान आंदोलन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले किसान आंदोलनों में। राजस्थान के जो आंदोलन हुए थे उनमें बिजोलिया आंदोलन की। देखिए, थोड़ी सी अपन बात करेंगे जो बिजोलिया की जो ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है या जो भौगोलिक जो स्थिति है उसकी बात कर लेते हैं। बिजोलिया कहाँ पर है तो इसकी भी अपन बात कर लेंगे। देखिए, जो बिजोलिया है मेवाड़ जो रियासत थी या मेवाड़ रियासत का जो प्रथम श्रेणी ठिकाना था। ठीक है, मेवाड़ के जो 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे अपन उनकी बात कर चुके हैं जब मेवाड़ पढ़े थे। चुंडा जो लाखा जी पढ़ रहे थे उस समय बात कर चुके हैं। तो मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक जो ठिकाना था बिजोलिया था। देखिए, जो बिजोलिया जो यानी आंदोलन है, ये जो इस समय जो मेवाड़ का जो महाराणा है यानी फतेह सिंह है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि जो बिजोलिया आंदोलन के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था, मेवाड़ का राजा कौन था, तो महाराणा फतेह सिंह थे। इस समय आप लिख सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वर्तमान में बिजोलिया किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो वर्तमान में जो बिजोलिया है तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, भीलवाड़ा में बिजोलिया आता है। अब बात थोड़ी सी और कर लेते हैं जो फैक्ट है। देखिए, जो राणा सांगा अपन पढ़ते हैं मेवाड़ में, तो जो राणा सांगा ने जो एक अशोक परमार था, तो अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। ठीक है, जब खानवा युद्ध में लड़ता है राणा सांगा, तो राणा सांगा की सहायता के लिए जाता है अशोक परमार। अशोक परमार जो था उत्तर प्रदेश के जगनेर नामक स्थान का था या जगनेर ठिकाने का था। ठीक है, एंड जगनेर जो ठिकाना पड़ता उत्तर प्रदेश में, तो वहां का था अशोक परमार। तो अशोक परमार को राणा सांगा ने खानवा युद्ध से खुश हो, यानी खानवा युद्ध में जो अशोक परमार सांगा की तरफ से लड़ता है, तो इस खुशी में भाई जो भाई ठीक है तूने मेरी हेल्प की थी तो इसके बदले में तुझे एक जागीर देता हूं। तो ऊपरमाल की जागीर अशोक परमार को सांगा देता है। तो यहाँ पर जो बिजोलिया में जो बिजोलिया वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में परमारों का अधिकार रहता है। अशोक परमार के कारण से अशोक परमार को ये जागीर दी जाती है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, डीपली क्वेश्चन अगर बन जाए तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर किसका शासन रहा था, तो परमारों का अधिकार रहा था, परमारों का शासन रहा था। राणा सांगा देते हैं अशोक परमार को जागीर ऊपरमाल वाली। देखिए, ऊपरमाल वाला जो जागीर है ये अपने को बुक्स में इसी प्रकार से मिलेगा कि राणा सांगा ने
यानी अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। लेकिन जो ऊपरमाल वाला जो क्षेत्र था इसका मुख्य केंद्र था बिजोलिया, ठीक है। तो ये भी मिल सकता है कि बिजोलिया की जागीर दी थी, लेकिन ज्यादातर मैं कहना चाहूंगा आपको कि यही मिलेगा उल्लेख अपने को बुक्स में कि ऊपरमाल की जागीर दी थी और उसका मुख्य केंद्र था बिजोलिया। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 17 मार्च 1527 को। देखिए ऊपरमाल का जो पुराना नाम मिलता है अपने को उत्तमाद्रि मिलता है। ये देखिए अदर फैक्ट है, आंदोलन से अलग फैक्ट है। या आप लिखना चाहो तो लिख लेना कोई बॉक्स में बंद करके, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मौखिक भी याद रखना चाहो तो रख लेना। ऊपरमाल का जो पुराना नाम अपने को मिलता है उत्तमाद्रि मिलता है, ठीक है। और बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आता है। अब बात हो चुकी है, अब बात करते हैं आंदोलन की। देखिए आंदोलन के समय यानी आंदोलन से देखिए आंदोलन किसके समय में स्टार्ट होते हैं, जो बिजोलिया आंदोलन किस सामंत के समय में स्टार्ट होता है उसकी बात करेंगे। इससे पहले अपन दो सामंतों के बारे में बात कर लेते हैं। एक सामंत था राव केशव दास। तो राव केशव दास था यानी यहाँ का सामंत, बिजोलिया का सामंत। तो राव केशव दास के समय में मराठा आक्रमण शुरू होते हैं, मराठा आक्रमण करते हैं, ठीक है। वे शुरू होते हैं या मराठा इधर आक्रमण करते हैं। वे शुरू तो पहले से हो रखे थे, जो मराठा लूटपाट करते रहते थे, लेकिन मराठों का एक ही काम होता था, लूटपाट करना या किसी का भी साथ देकर पैसे ऐंठना मराठों का काम होता था। अपन पहले से बात करते आ रहे हैं मराठों के बारे में। तो राव केशव दास यहाँ का सामंत है, ठीक है। ये जो राव केशव दास है यहाँ का वो धाकड़ सामंत है, धाकड़ जाति का है। यहाँ पर जो बिजोलिया वाला जो क्षेत्र था, यह इस क्षेत्र में धाकड़ जाति का ज्यादा बोलबाला था, या ज्यादा आबादी धाकड़ जाति की, धाकड़ जाति के किसान ज्यादा रहते थे, ठीक है। इसके बाद में जो राव केशव दास के बाद में एक सामंत बनता है गोविंद दास, ठीक है। जो यहाँ के सामंत थे ये अपने नाम से पहले राव लगाते थे, आप देख लेना या लिख लेना, ठीक है, या मौखिक याद रख लेना। तो गोविंद दास यहाँ का सामंत बनता है। गोविंद दास की मृत्यु होती है, निधन हो जाता है गोविंद दास का, ठीक है। गोविंद दास के बाद में एक सामंत बनता है करशन सिंह, इंपॉर्टेंट है। करशन सिंह के समय में अब यहाँ पर जो आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी राव करशन सिंह के समय में जो बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू होता है या प्रारंभ होता है। देखिए अपन दो सामंत पढ़े, उनका कोई रोल ज्यादा नहीं है यहाँ पर। उनके समय में किसान जो बिजोलिया आंदोलन शुरू नहीं होता है, शुरू किसके समय में होता है, राव कृष्ण सिंह के समय में होता है। यहाँ का जो सामंत कौन है, आंदोलन शुरू होता है इस समय, यानी कृष्ण सिंह, ठीक है। और जो महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ के महाराणा है या राजा है, ठीक है। देखिए कृष्ण सिंह के समय में जो बिजोलिया आंदोलन शुरू होता है, ये वाक्य आप लिख लेना, ये सेंटेंस आप लिख लेना, या किसान आंदोलन शुरू होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के कारणों की बात करते हैं, ठीक है। कारण आप समझने की कोशिश करना, कारण जो भी होते हैं, जो देखिए आंदोलन क्या होगा। अभी जो कुछ समय पहले जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, आपको भी लग रहा होगा क्यों, कारण आप देख सकते हो, या तो किसानों की मांगे नहीं मान रहे होंगे जो गवर्नमेंट है, किसान अपनी मांगे मंगवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार यानी जो अब हो रहे हैं, इसी प्रकार से उस समय में भी ऐसी ही आवश्यकताएं पड़ती थी किसानों को। किसान जब परेशान हो जाते थे तो इन जो परेशानियों को सरकार के सामने पहुंचाने तक यानी आंदोलन करते थे, या सरकार नहीं मानती थी जो नॉर्मल तरीके से बातों को, तब जाकर आंदोलन करने की जो स्थिति बन जाती थी, ठीक है। अब कारणों में सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखिए 84 प्रकार के कर लगते थे उस समय, 84 प्रकार के कर लगाए जा रहे थे। यहाँ पर जो बिजोलिया वाला जो क्षेत्र था, सामंत के द्वारा किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए जा रहे थे। अब देखिए 84 प्रकार आप के भी माइंड में आएगी वही बात, या 84 प्रकार के कर अगर किसान दे रहा है तो किसान की स्थिति तो वैसे ही खराब हो सकती है, अलग अलग प्रकार के कर देगा। तो देखिए कुछ कर तो ऐसे होते थे, कुछ टैक्स तो ऐसे होते थे कि जो नॉर्मल होते थे, या कभी कभार ही लिए जाते थे, या कभी भी नहीं लिए जा रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताने की कोशिश करूँ कि एक कर लगता था खिचड़ी कर, ठीक है। इस खिचड़ी कर का तात्पर्य यह है कि कोई सामंत जो किसान के घर आएगा या गांव में आएगा, तब उसको जो उस गांव वाले लोग मिलकर खिचड़ी खिलाएंगे, भाई जो भी उसकी जो आवभगत करेंगे, मेहमानवाजी करेंगे, तो उसको जो खाना खिलाया जाएगा, खिचड़ी खिलाई जाएगी, तो उसमें पैसे इकट्ठे करके 1-1, 2-2 रुपए जो भी पैसे बनते हैं उनके, तो वो पैसे उगा के या इकट्ठे करके सामंत को खाना खिलाएंगे, ठीक है। अब यार आप भी सोच सकते हो, जैसे अपने राजस्थान में मुख्यमंत्री है या फिर भारत के जो
यानी स्तर पर देखें तो प्रधानमंत्री है। तो ये जो लोग अपने गांव में आ जाए तो यार हर किसान भी खाना खिलाए तो ज्यादा बर्डन थोड़ी ना आता है। और उस समय सामंत के खाने को भी पैसे उगा कर खाना खिलाते थे। तो ऐसा ही अब अपने आ जाए, कोई मुख्यमंत्री आ जाए, चलो ठीक है, अभी वर्तमान में अशोक गहलोत जी हैं, अपने गांव में आ जाए, उनके खाने की दिक्कत थोड़ी ना होती है। उनके तो खाने की जो फोटो है जो सोशल मीडिया पर और ट्रेंड करती है कि किसान के घर पर खाया खाना, रोटी के साथ चटनी का लिया स्वाद, इस प्रकार की जो बातें ट्रेंड करती है तो बड़े छाव से और खिला देते हैं। तो ये इस प्रकार के जो कुछ कर होते थे वो नहीं लिए जाते थे या बहुत ही कम मात्रा में कम लिए जाते थे। ठीक है, समझने की कोशिश करना थोड़ी सी। तो कुछ स्थायी कर होते थे, कुछ अस्थायी कर होते थे। तो 84 प्रकार के कर लिए जा रहे थे, ये एक कारण लिख लेना भाई। जो लिए जा रहे हैं नहीं लिए जा रहे वो एक अलग बात है। अधिक भू राजस्व कर, ये आप मान सकते हो कि जो भू राजस्व कर है ज्यादा से ज्यादा लिया जा रहा था। एक जो सामंत होते थे ये परेशान कर देते थे जनता को। राजा सामंत के ऊपर इतना लोड नहीं डालता होगा, लेकिन ये जो सामंत होते हैं या जो छोटे लेवल के जो अधिकारी है, पोस्ट पर जो ऑफिसर होते हैं, ये ज्यादा परेशान कर देते हैं जनता को। ठीक है, तीसरा कारण लाटा और कुंता। लाटा और कुंता को समझने की कोशिश करना। लाटा और कुंता ये कर थे, लाटा कुंता। देखिए लाटा और कुंता जो एक कर था, ये इस प्रकार का कर था कि फसल की गठरियां देखकर ही अनुमान लगा लिया जाता, फसल की गठरियों को ही बांट लिया जाता था। ठीक है, जैसे अपने आज खेत में फसल होती है, अपन गांठे बांधते हैं, बोले तो पुड़ियां बांधते हैं फसल की। ठीक है, जैसे गेहूं होता है, बाजरा होता है, तो बाजरे के तो वैसे जो सर्रे वगैरह बोलते हैं उनको तो जो इस डंठल से अलग कर लिया जाता है। वैसे जैसे गेहूं की बात करें तो उसकी पुलियां बांध लेते हैं, गठरियां बांध लेते हैं। तो उन गठरियों का ही बंटवारा कर लेते थे जो सामंत के जो अधिकारी आते थे या सामंत होता था, वो ये कर के रूप में कि हमें तो इतनी गठरियां दे दो, इतनी गठरियां आप रख दो किसान। तो ये एक प्रकार से लाठा बोलते थे उसको। कुंता की बात आती है तो कुंता ये होता है कि फसल का अनुमान लगाना कि ये जो आपकी इतनी फसल हुई है, जैसे अपन बोले तो भाई 120 मन या 120 क्विंटल जो आपके फसल हो रही है, होगी या इतनी अनुमान लगा के। कुंता की बात ये आती है, मैं थोड़ी सी और बताने की कोशिश करूंगा। तो 120 जैसे क्विंटल फसल हो रही है, तो जो सामंत होता था कि 40 क्विंटल है वो हमें दे दो और जो 80 क्विंटल है आप रख लो। तो ये अनुमान लगा के। अब देखिए ये ऐसे कर देते कि भाई जैसे अब 120 क्विंटल हो रही है, उसमें 40 तो खुद ले गए, अब बची हुई है बाकी की 80 हो नहीं हो, इनको कोई मतलब नहीं रहता था। तो इस प्रकार से कूटना बोलते हैं अपने गांव में। ये होता है जैसे अपने जो ढेर होते हैं चारे के, जैसे तूड़ा निकलवाते हैं गेहूं का, तो उस तूड़े यानी तूड़ा हर किसी प्रकार का हो सकता है, गेहूं का ही नहीं और कहीं का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो गेहूं का जो तूड़ा होता है उसकी बात अपन करें यानी, और जो बाजरे की होती है उसको बोलते हैं कड़बी। तो जैसे अपने गांव में ये बोलते हैं भाई जो एक एक पोट बांध के या एक एक जो गांठ बांध के तो कौन तोलेगा। तो आजकल तो जो कांटे आ गए हैं, डायरेक्ट जो गाड़ी को तुलवा लाते हैं एक बार, और फिर एक बार भरी हुई गाड़ी को तुलवा देते हैं, एक बार खाली गाड़ी को एक बार भरी हुई गाड़ी को। तो अब तो कांटे आ गए बड़े बड़े, लेकिन उस समय में यही होता था कि भाई जैसे ढेर होता है चारे का, अपने जो घर वाले होते हैं जो चारा बेचने में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो बोलते हैं भाई कूट लो, बड़े आदमी को कोई भी ले आओ, पटेल जी को ले आओ और लाके दिखा दो ये ढेर है, ये 100 मन हो रहा है तो भी ठीक है, 99 मन हो रहा है तो भी ठीक है, 101 मन हो रहा है तो भी ठीक है। तो भाई अगर 100 मन बोत लिए हैं उसको, या 100 मन उसको फिक्स कर लिया है, ठीक है, दोनों पार्टियों के द्वारा, लेने वालों की तरफ से और देने वालों की तरफ से, भाई 100 मन है। अब 95 मन हो जाए उसको वो जो चारा है, तो वो लेने वाले के भाग फूटे, ठीक है, और देने वाले के जो फायदा हो जाए। अगर वो चारा 105 मन हो जाए तो लेने वाले के फायदा हो जाए और देने वाले के भाग फूटे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बात है, ये जो था लाठा और कुंता आपको मैं समझा दिया। अब लाटा कुंता के बारे में बात करें, बेगार, तो उस समय बेगार भी करवाई जाती थी। जैसे बोले तो काम करवा लिया जाता था। जैसे कोई बंदा सामंत के सामने से जा रहा है, सामंत के घर के आगे से जा रहा है, और उसको रोक लिया जाता, जो आम आदमी होता था उसको, भाई यहाँ पे काम करना है, ये लकड़ियां काटना है, ये काम करना है,
तो ये खेत की खुदाई करवाना है, फसल की कटाई करवाना है, तो काम करके जो बंदा पैसे मांग लाओ भाई मजदूरी, तो मजदूरी नहीं है तो यहाँ से निकल रवाना हो जा। तो ये बेकार होती थी, बिना पैसे दे के या बिना पैसे दिए हुए काम करवाना, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से परेशानी का कारण बन रहा था। तो अपन बात किया है जैसे 84 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व, लाटा कुंता और बेगा, ठीक है। मैं इनकी बात आपको समझा दिया हूँ। दो विशेष प्रकार के और कर थे, वो भी मैं आपको अभी स्टोरी बता देता हूँ, इसके बाद में अपन बात करेंगे जो क्रम वाइज बात करते चलेंगे। देखिए चौरी कर, और एक कर था तलवार बंदाई कर। इनकी बात में से आपको यहां पे समझा देता हूं थोड़ी सी बात, यानी फिर अपन आगे बात करेंगे। ओनली जो मैं आपको बता दूंगा, इशारा कर दूंगा, फिर आप थोड़ा सा कर लेना भाई, अपन वहां पे बात कर लिया। ये जो चौरी कर था, ये चौरी आप समझते होंगे, कुछ लोग जो ग्रामीण जो क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो समझते होंगे। चौरी बोलते हैं यज्ञ को, जैसे अपने भाई की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो उसका जो मंडप बनाया जाता है, जो फेरे लेने के लिए जो यज्ञ वेदिका बनाई जाती है, उसको बोलते हैं चौरी, ठीक है। तो लड़की की, जो किसान की लड़की की शादी होती थी, उसका कर लेता था सामंत, ठीक है। तो ये जो कृष्ण सिंह था, ये जो 1903 में ये कर शुरू कर देता है। अगर आप एक बात सोच के बताओ, जैसे अपने गांव में लड़की की शादी होती है, तो लड़की के पिता से अपन पैसे थोड़ी लेने जा सकते, भाई तेरी लड़की की शादी हो रही है तो हमें कुछ टैक्स दें यार, अपने से जो इच्छा होगी, जो अपने से बनती में आएगा, अपनी श्रद्धानुसार अपन तो कन्यादान और डाल के आएंगे, हथड़े और डाल के आएंगे, ठीक है। तो ये जो कृष्ण सिंह था, जो सामंत था, 1903 में ये जो चौरी कर जनता पर लगा देता है या किसानों पर लगा देता है। तो ये किसानों की लड़कियों की शादी पर या विवाह पर सामंत को देना होता था। कुछ जगह पर अपने को 5 रुपए मिल जाएगा, कुछ जगहों पर 13 रुपए मिल जाएगा, लेकिन ये जो रेट है ये कोई नहीं पूछे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। चौरी कर आपके समझ में आ गया होगा। किसानों की लड़कियों की शादी पर सामंत को देना होता था। कृष्ण सिंह ने 1903 में लगाया था, ठीक है। किस सामंत ने लगाया था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में बात आती है तलवार बंदाई कर। देखिए कृष्ण सिंह की अपन बात करेंगे अभी, लेकिन कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में एक नया सामंत बनता है पृथ्वी सिंह, ठीक है। पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह की मृत्यु होती है 1906 में। हालांकि निसंतान मारा जाता है, निसंतान मर जाता है, उसके औलाद नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी। तो फिर जो पृथ्वी सिंह सामंत बनता है, देखिए उस समय एक कर लगता था कि नया सामंत बन रहा है, तो वो एक उत्तराधिकार शुल्क के रूप में राजा को कुछ यानी कुछ स्तर पर कुछ मात्रा में टैक्स देगा, जो भी उनके फिक्स हो रखा था कि नया सामंत बनेगा, गद्दी पर बैठेगा या उत्तराधिकारी बनेगा, तो उत्तराधिकार शुल्क के रूप में राजा को कर देगा, टैक्स देगा, सामंत देगा राजा को, ठीक है। लेकिन इस कर को पृथ्वी सिंह जब सामंत बनता है तो जनता पर डाल देता है या जनता पर थोप देता है पृथ्वी सिंह। 1906 की बात है, ठीक है। तो ये कर की भी मैं आपको समझा दिया। तलवार बंदाई कर सामंत राजा को देता था, उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में ये जो देता था, या जागीर का नवीनीकरण के शुल्क के रूप में सामंत राजा को देता था, ठीक है भाई। नया जो सामंत बन रहा है, नवीनीकरण, जागीर का नवीनीकरण कर रहा है राजा, उसके जो सामंत की जागीर का, ठीक है, या उत्तराधिकार शुल्क के रूप में सामंत राजा को दे रहा है। लेकिन ये 1906 में पृथ्वी सिंह इस कर को जनता के ऊपर डाल देता कि तुम दो इस कर को, भाई मैं आपका सामंत हूं तो ये कर आपको देना चाहिए और मैं राजा को दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ये बातें हैं, अभी जनता के ऊपर जो देख, तो एक तो लड़की की शादी पर किसानों से कर ले रहे हैं, तो किसान वैसे परेशान हो जाते हैं। जो ये तलवार बंदाई कर है भाई, जो सामंत तो ये बंदा बन रहा है पृथ्वी सिंह और ये ले रहा है जनता से, तो ये भी गलत है, तो किसान परेशान हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात आती है, देखिए 1906 में ये ले तलवार बंदाई कर जनता पर लगाया जाता है और चौरी कर 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया जाता है। ये दोनों ध्यान रख लेना, क्वेश्चन दोनों प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात आती है, देखिए जो तलवार बंदाई वाला जो है उत्तराधिकार शुल्क, थोड़ा ध्यान ही रख लेना, ठीक है। तो अब बात आती है इसके बाद में तलवार बंदाई कर को, यानी मैं आपको बताना चाहूंगा, लिखना चाहो तो आप लिख लेना। तलवार बंदाई कर को अलग अलग रियासतों में
अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे अपन मेवाड़ की बात कर लेते हैं और मारवाड़ की कर लेते हैं, बड़ी बड़ी जो दो रियासतें, जो कुछ रियासतों में भाई नहीं लिया जाता, जैसे जैसलमेर में तलवार बंदाई कर नहीं लिया जाता था। तो तलवार बंदाई कर को मेवाड़ में एक तो तलवार बंदाई के नाम से जानते थे, और एक जानते थे कि कैद खालसा, ठीक है, कैद खालसा, और एक नाम से जानते थे नजराना, ठीक है। तो तीन नामों से जानते थे तलवार बंदाई कर को मेवाड़ में, तलवार बंदाई कर, कैद खालसा और नजराना। नजराना जैसे मूवी का नाम है उसी प्रकार से आप नाम ध्यान रख लेना, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। नजराना, कैद खालसा और तलवार बंदाई। मूवी का यहाँ से इस कर से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ना। और मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में तलवार बंदाई कर को कहते थे एक तो हुक्मनामा और एक पेशकशी, ठीक है, हुक्मनामा और पेशकशी। तो मारवाड़ में और मेवाड़ में आपको बता दिया। ये भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि जैसलमेर में तलवार बंदाई कर नहीं लिया जाता था या नहीं लगता था, ठीक है। खालसा की बात अपन पहले भी बात कर चुके हैं। खालसा वो भूमि होती थी जो राजा के अधीन होती थी, या डायरेक्ट राजा का अधिकार होता था, जैसे सेंटर के अधीन होती है। जैसे आज भी जो यूनियन टेरिटरी होती है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वो खालसा मान सकते हैं अपन उस टाइम के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे तुलना करें तो, ठीक है। और जागीरें जो होती थी वो सामंतों के अधीन होती थी। इसके बाद में बात करते हैं अब बिजोलिया आंदोलन की ऊपर आगे बात, जो चरणों की बात करें, 3 चरणों में होता है बिजोलिया आंदोलन। देखिए जो बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में होता है, तो इसको अलग अलग चरणों के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा सही समझ में आएगा। हालांकि जो तीसरा, जो प्रथम चरण स्थानीय नेताओं के द्वारा किया जाता है, चलाया जाता है, और दूसरे चरण में जो बड़े नेता शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और तीसरा चरण एक प्रकार से अपन पतन का काल मान सकते हैं कि बिजोलिया आंदोलन का पतन किस प्रकार से होता है। देखिए तो प्रथम चरण अब इसका शुरू होता है 1897 से 1915 तक होता है, ठीक है। प्रथम चरण इसका चलता है 1897 से 1915 तक चलता है, और जो द्वितीय चरण चलता है 1915 से 23 तक चलता है, और यानी तीसरा जो चरण चलता है 1923 से 1941 तक चलता है, ठीक है। तो अपन अभी एक एक करके लिखेंगे, तब आप लिख सकते, या यहीं पे मैं लिख दूं। ठीक है, 1897 से 1915 तक चलता है। 1915 से दूसरा चरण 1923 तक चलता है, और तीसरा चरण 1923 से 1941 तक चलता है। जो प्रथम चरण है इसमें स्थानीय नेता भाग लेते हैं। स्थानीय नेता प्रथम चरण को चलाते हैं, वहां के जो लोकल जो नेता थे, ठीक है, वो इस चरण को चलाते हैं। दूसरे चरण में जैसे विजय सिंह फतेह, बड़ा नाम अपन सुने पढ़ेंगे तो उनकी बात करेंगे, और भी नेताओं की बात कर लेंगे, तो वो इनसे यानी बड़े नेता जो इस चरण से जुड़ते हैं, ठीक है, यानी बोल सकते हैं अनुभवी नेता। अब जो तीसरा चरण है बिजोलिया आंदोलन का पतन का काल माना जा सकता है, पतन का समय माना जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में अपन अब बात करते हैं प्रथम चरण की, जो प्रॉपर तरीके से बात करते हैं प्रथम चरण की, ठीक है। फिर जो सेकंड की करेंगे, फिर थर्ड की करेंगे, ठीक है। कुछ देखिए यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ की अभी मैं बता चुका आपको कि यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान थे, ठीक है। धाकड़ किसानों का ज्यादा बोलबाला था, ज्यादा आबादी धाकड़ किसानों की थी, तो धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता है। देखिए ये जो धाकड़ जाति के जो किसान थे, एक जो प्रोग्राम होता है यहाँ पे मृत्यु भोज था, ठीक है, गिरधरपुरा गांव में, ठीक है। यानी गंगाराम जी थे, ठीक है। देखिए जो धाकड़ किसान थे, धाकड़ किसान नेता थे गंगाराम जी, तो इनका मृत्यु भोज था गिरधरपुरा गांव में। तो इनके मृत्यु भोज पर यानी जनता इकट्ठी हो रखी थी। आज भी जैसे भाई 2-3 हजार लोगों का जहां पर खाना होता है, तो कोई प्रोग्राम होता है
या कोई मृत्यु हो, जो कोई शादी हो, वहां पर जो बड़े बड़े लोग मिलते हैं, एक जगह बैठते हैं, फिर वो ऐसी ही बातें करते हैं। वहां पर बैठे बैठे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बना देते हैं, और वहां पर बैठे बैठे ही जो दूसरे देशों तक का, यहाँ तक कि वो अमेरिका, जो और भी कोई दूसरे देश है, वहां तक के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति होती है जहां पर, या जहां पर प्रधानमंत्री होती है, उन तक की बातें कर लेते हैं, उन तक की जो भविष्यवाणियां कर लेते हैं। ठीक है, ये एक भारत में या राजस्थान में बोले तो एक प्रकार की प्रवृत्ति है लोगों की, कि वो बैठे बैठे, हालांकि उनको चाहे राजनीति का ज्यादा नॉलेज नहीं हो, लेकिन वो बातें पूरी ऊपर तक ही कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो किसान नेता थे, वो गंगाराम जी के मृत्यु भोज पर इकट्ठे हो रखे थे गिरधरापुरा गांव में, तो बातें चीतें करते हैं, यार इस प्रकार से जो सामंत है परेशान कर रहा है, 84 प्रकार के कर ले रहा है। फिर दूसरा कोई बंदा बोलता है, आप तो 84 प्रकार के करों की बात कर रहे हो, ये तो बुरा राजस्व ज्यादा ले रहा है। फिर कोई तीसरा बंदा बोलता है कि यार ये तो लाटा कुंता ले रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और भाई कुछ लोग बोलते हैं फिर वापस बीच में आके, यार ये कहाँ की जो प्रवृत्ति है कि जो अपनी तो लड़कियों की शादी हो रही है, जो सामंत है जो कर लेने के लिए आ जाता चौरी कर के लिए। फिर कोई चौथा बोलता है, यार तलवार बंदाई का अब तो नया नया अपने ऊपर डाल रहा है, हालांकि तलवार बंदाई तो बाद में लगता है, लेकिन पहले कृष्ण सिंह की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो गिरधरपुरा गांव से शुरुआत होती है इस आंदोलन की, यानी धाकड़ किसान गंगाराम जी की मृत्यु भोज पर यहाँ पर जो हजारों किसान एकत्रित हो रखे थे। तो आपको तो सेंटेंस या वाक्य लिखना है कि धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत होती है गिरधरपुरा गांव से। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें कि ये जो लोग प्लानिंग करते हैं, ये जो यहाँ पर जो मृत्यु भोज में एकत्रित हो रखे थे, इकट्ठा हो रखे थे, कि अपन अपने को बातचीत करके आंदोलन शुरू करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। भाई आंदोलन कैसे करे, विरोध कैसे करे, सामंत का करे तो सामंत पिटवा दे, सुबह ही डंडे पड़वा दे फालतू में। तो ये जाते हैं, एक साधु सीताराम दास का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, साधु सीताराम दास के पास जाते हैं। साधु सीताराम दास इनको पूरी जो बात बताता है, इस प्रकार से आपको करना चाहिए, और आपको मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाना चाहिए शिकायत लेकर। ठीक है, तो साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल दो लोग जाते हैं मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत लेकर। ठीक है, पूरा वाक्य आप लिख लेना। साधु सीताराम दास के कहने से, जो पुस्तकालय कर्मचारी था यहाँ पर, ठीक है, बिजोलिया में पुस्तकालय कर्मचारी था, पुस्तकालय में रहता था साधु सीताराम दास, तो इसके पास जो नानजी पटेल, जो किसान लोग जाते हैं, तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को ये बोलता है साधु सीताराम दास कि आपको शिकायत लेकर जानी चाहिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। साधु सीताराम दास के कहने से नानजी पटेल और ठाकरी पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत लेकर जाते हैं। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह कहता है, यार आप तो शिकायत तो लेकर आ गए हो सामंत के खिलाफ, लेकिन मैं जांच वगैरह करूंगा, हमारे स्तर पर जांच की जाएगी और फिर जो भी डिसीजन होगा लिया जाएगा। मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ सरकार है, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह एक अधिकारी भेजता है, जांच अधिकारी भेजता है हामिद। ठीक है, मेवाड़ रियासत है, हामिद नामक जांच अधिकारी भेजती है यहाँ पर बिजोलिया में। ठीक है, हामिद रिपोर्ट तैयार करता है, हालांकि हामिद किसानों के पक्ष में रिपोर्ट देता है, लेकिन देखिए जो सरकारी जो रिपोर्ट होती है धीरे धीरे काम करती है, आपको भी पता है। ठीक, किस प्रकार से भाई पहले जांच अधिकारी आएगा, रिपोर्ट तैयार व्यार करेगा, फिर वापस गवर्नमेंट के पास पहुंचाएगा, गवर्नमेंट वो एक बार तो सामंत से बात करने की कोशिश करेगी, तो या गवर्नमेंट जैसे विधायक वगैरह से बात करने की कोशिश करती है अभी भी। ठीक है, तो ऐसी ही बात होती है। जांच अधिकारी जो हामिद था, अच्छा आदमी था, रिपोर्ट किसानों के पक्ष में बनाता है। लेकिन जो प्रथम चरण था, इसमें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाती है किसानों को। आंदोलन शुरू किया जाता है, स्थानीय नेताओं के द्वारा जो आंदोलन चलाया जाता है, जैसे ब्रह्मदत्त आप बोल सकते हो, प्रेमचंद भील आप बोल सकते हो। ठीक है, फतेह करण चारण बोल सकते हो, या एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो। ये जो थे बिजोलिया के, ये जो स्थानीय नेता थे, ठीक है, प्रेमचंद भील, ब्रह्मदत्त, फतेह करण चारण, आप तीनों जो जो नेताओं के, जो यहाँ के जो स्थानीय नेता थे, इनका आप नाम लिख सकते हो। हालांकि इनको जो फिर जो सामंत के पास बात पहुंचती है, ऐसे ऐसे जहाँ यानी अपनी शिकायत की है ये लोग, तो इनको निष्कासित तक कर देते हैं। जो एक कृष्ण सिंह था, तो
तो प्रेमचंद भील, ब्रह्मदत्त और जो फतेहकरण चारण था इनको, यानी जो ब्रह्मदत्त और फतेहकरण चारण को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था, 2 लोगों को कर दिया गया था, ठीक है, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदत्त को, ठीक है। बात आती है छप्पनिया अकाल जो 1899 ईस्वी में पड़ता है, 1956 विक्रमी संवत, ठीक है, विक्रमी संवत 1956 में पड़ता है। ईस्वी सन के अकॉर्डिंग देखे तो 1899 में छप्पनिया अकाल पड़ता है। अकाल ढंग से पड़ा था, बड़ा अकाल पड़ा था। तो राव जो कर्ण सिंह सामंत था यहाँ का, वो कुछ एक प्रकार से किसानों के प्रति दयाभाव दिखाता है और इन जो कुछ करों को समाप्त कर देता है, कुछ रियायत देता है, ठीक है, कुछ रियायत देता है किसानों को। आप तो यूं मान लो 1899 का जो छप्पनिया अकाल पड़ा था, देखिए छप्पनिया और 1899 में आप कंफ्यूज हो सकते हो, हालांकि मैं आपको पहले यानी विक्रमी संवत और जो ईस्वी सन के बारे में बता चुका, ठीक है, तो आपको पता रखना चाहिए, याद होना चाहिए। सन ईस्वी सन देखे तो 1899 की बात आती है और विक्रमी संवत देखे तो 1956 की बात आती है, ठीक है। अब बात आती है, देखिए जो कुछ रियायत देता है किसानों को तो किसान वापस राजी हो जाते हैं। फिर ये जो 2 करते तलवार बंदाई, सॉरी जो ये जो कृष्ण सिंह 1903 में एक कर लगा देता है, ठीक है, ये जो चौरी कर, फिर कृष्ण सिंह की जो मृत्यु हो जाती है और कृष्ण सिंह के बाद में यानी ये पृथ्वी सिंह भी बनता है सामंत 1906 में, 1906 में तलवार बंदाई कर लगा देता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो जनता परेशान भी हो रखी थी। प्रथम चरण में कुछ ज्यादा खास सफलता भी नहीं मिल पाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्रथम चरण के 2 परिणाम भी देख सकते हैं कि एक तो जनता अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुकी थी, वह अपने को किस प्रकार से विरोध करना चाहिए, ठीक है, और एक सामंती शोषण का विरोध शुरू करना, यानी विरोध करना शुरू कर दिया था जनता ने, ठीक है। एक तो जनता खुद के अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी थी और दूसरा एक कारण अपन जो परिणाम मान सकते हैं, जो अच्छा परिणाम एक प्रकार से, तो वो था कि सामंती शोषण का विरोध जनता ने करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब बात आती है दूसरे चरण की, द्वितीय चरण की बात करते हैं जो 1915 से 1923 तक चलता है, ठीक है। देखिए द्वितीय चरण में अब बड़े नेता से मुलाकात करते हैं, जो बड़े नेताओं से ये जुड़ते हैं, जो बिजोलिया वाले जो स्थानीय लोग थे। ऐसा ही होता है कि जो छोटे नेता होते हैं ये खुद की जो बातें मनवाने के लिए बड़े लोगों का साथ लेते हैं, तब ही कुछ इनका आंदोलन वगैरह मजबूत होता है। तो इसकी भी अपन बात करते हैं। ऐसे ही द्वितीय चरण की बात करते हैं, बिजोलिया आंदोलन का जो द्वितीय चरण, विजय सिंह पथिक, बड़ा नाम है भाई विजय सिंह पथिक, थोड़ा सा तो थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम आता है बिजोलिया आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक का। तो विजय सिंह पथिक से ये लोग मिलते हैं। विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम था भूप सिंह, ठीक है, भूप सिंह वास्तविक नाम था। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे विजय सिंह पथिक। देखिए 1915 के आसपास से इधर अजमेर की तरफ आ जाते हैं और अजमेर में रहकर, ठीक है, जो राम गोपाल खरवा स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़ा नाम आता है राम गोपाल खरवा का भी, तो उनके जो क्लोज थे या क्लोज फ्रेंड मान सकते हो, मित्र थे, तो उनके साथ रहकर ये अजमेर साइड में, अजमेर वाले जो क्षेत्र में क्रांति करना चाह रहे थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज गिरफ्तार करने के बाद जेल में गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं यानी विजय सिंह पथिक को, ठीक है। देखिए विजय सिंह पथिक यहाँ से भाग जाते हैं, जेल से भाग जाते हैं, जेल से निकलकर भाग जाते हैं। अब विजय सिंह पथिक को लगा कि अपन बच नहीं सकते, तो वेश बदलते, अपना वेश बदलते हैं, एक साधु का वेश बना लेते हैं और अपना नाम, ठीक है, भूप सिंह था पहले, जो प्रॉपर नाम वास्तविक नाम भूप सिंह था, तो भूप सिंह से नाम विजय सिंह पथिक करते हैं, अपना भेष बना लेते हैं, अलग दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेते हैं, बाल वाल बड़े कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करना कि यानी पुलिस अधिकारियों से जो बचने के लिए अपना भेष बदल लेते हैं और नाम भी बदल लेते हैं, विजय सिंह पथिक नाम रख लेते हैं। बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे, हालांकि 1915 में अजमेर की तरफ आ जाते हैं। गोपाल सिंह खरवा, राव गोपाल सिंह खरवा के जो करीबी थे, ठीक है। जेल से भाग जाते हैं और वेश बदल लेते हैं, दाढ़ी वाड़ी बड़ी कर लेते हैं और ओछड़ी गांव पड़ता है, ठीक है, ओछड़ी गांव पड़ता है चित्तौड़ में, वहां पर एक सभा, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन कर लेते हैं, ठीक है।
तो आप ध्यान रखना। देखिए जो बातें होती है, कुछ हर प्रकार की बातें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ बातें समझने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बातें अपन करते हैं तो उससे आपको समझ में आ सकता है। तो ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। जेल से भागकर वहां पर विद्या प्रचारिणी सभा का गठन कर लेते हैं। ठीक है, विद्या प्रचारिणी सभा अपन बात कर लिए हैं। साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक से मिलते हैं। साधु सीताराम दास के कहने से विजय सिंह पथिक ओछड़ी गांव से बिजोली आते हैं। साधु सीताराम दास कहते हैं यार हमारे वहां पर चलिए, हमारे ऐसे ऐसे आंदोलन चल रहा है और आप यानी बड़े नेता की आवश्यकता है, कोई बड़ा साथ देने वालों की आवश्यकता है। साधु सीताराम दास कहते हैं ऐसा क्या है वहां पर, ऐसा कौन सा आंदोलन चल रहा है। तो साधु सीताराम दास पूरी बात समझाते हैं और साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक ओछड़ी गांव से इधर बिजोलिया आते हैं 1916 में। ठीक है, 1916 में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया आते हैं। विजय सिंह पथिक माणिक्यलाल वर्मा से मिलते हैं, यहाँ पर आते हैं। माणिक्यलाल वर्मा भी एक बड़ा नाम है आंदोलन के रूप में, आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है यानी माणिक्यलाल वर्मा। तो विजय सिंह पथिक माणिक्यलाल वर्मा से मिलते हैं, मुलाकात होती है और आंदोलन से जुड़ जाते हैं। ये दोनों लोग आंदोलन से अच्छे से यानी लीड करते हैं, जुड़ जाते हैं एक प्रकार से। तो विजय सिंह पथिक जो ये माणिक्यलाल जो वर्मा थे पहले सामंत के नौकरी करते थे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा यहीं पर जो नौकरी करते थे बिजोलिया में ही सामंत के कोई नौकरी करते थे किसी भी पोस्ट पर, लेकिन ये फिर आंदोलन चलाने के चक्कर में फिर नौकरी को तो छोड़ देते, रिजाइन कर देते हैं और फिर आंदोलन से जुड़ जाते हैं। अब बात आती है कि जो विजय सिंह पथिक इनको कहते भाई आप किस प्रकार से चला रहे हो आंदोलन, जो मुझे पूरी इसकी रूपरेखा बताओ। आपने कोई जो संगठन बना रखी है, तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारे खाप पंचायत है, धाकड़ किसान पंचायत है। तो विजय सिंह पथिक कहता है इस प्रकार से आंदोलन नहीं चलते हैं, कुछ संगठन बनाना पड़ेगा मजबूत। तो इन्होंने मिलकर विजय सिंह पथिक और साथ के जो लोग थे माणिक्यलाल वर्मा थे और यहाँ के धाकड़ किसान थे, इन्होंने मिलकर बिजोलिया किसान पंचायत का गठन किया। देखिए आप लिख लेना, ज्यादा टफ जो शब्द तो है नहीं, बिजोलिया किसान पंचायत। तो विजय सिंह पथिक ने और जो माणिक्यलाल वर्मा जो थे, तो इन्होंने सबने मिलकर बिजोलिया किसान पंचायत का गठन कर लिया। ठीक है भाई, अपन इसको आधार बना के अपन आंदोलन चलाएंगे। बिजोलिया किसान पंचायत की केंद्रीय संस्था के रूप में एक उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। ठीक है, अपन बात किए हैं कि किस बिजोलिया किसान पंचायत बना लेते हैं, उसकी जो केंद्रीय संस्था के रूप में एक जो और बोर्ड बनाते हैं, उपरमाल पंच बोर्ड। ठीक है, ये जो क्षेत्र था ये उपरमाल वाला क्षेत्र था, मैं आपको बता दिया पहले। तो जो ये बोर्ड होगा पंच बोर्ड होगा, इसमें बड़े पटेल बैठेंगे, 5-6 लोग जो भी मुख्य लोग होंगे वो डिसीजन लेंगे। भाई कौन डिसीजन लेगा, इस प्रकार के जो केंद्रीय संस्था या बना लेते हैं अपन उपरमाल पंच बोर्ड। बिजोलिया किसान पंचायत की एक मुख्य एक केंद्रीय संस्था बना लेते हैं उपरमाल पंच बोर्ड। ठीक है, देखिए जो ये उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है 1917 में होती है। ठीक है, 1917 में करते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1917 में इसकी स्थापना होती है। ये देखिए जो किसान जो ये उपरमाल पंच बोर्ड थी, जो इसकी स्थापना की गई थी 1917 में, ये हरियाली अमावस्या के दिन की गई थी। ठीक है, मेवाड़ में हरियाली अमावस्या का दिन है। ये हरियाली अमावस्या वाला जो त्योहार है बड़ा त्योहार मनाया जाता है। उदयपुर में इसका मेला भी लगता है इस दिन। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। तो हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है मेवाड़ में। ठीक है, हरियाली अमावस्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि हरियाली अमावस्या मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है, तो मेवाड़ में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो मेले होते हैं, बड़े त्योहार होते हैं, यहाँ पर स्थापना करने का क्या कारण आ रहा है। देखिए आज के टाइम में तो सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक जैसे भी ट्विटर वगैरह जो है, इन पर जो बात फैला दी जाती है। लेकिन उस समय में भाई आज अपने को कहीं पर भी बड़ी सभा करनी हो तो मैसेज कर देते हैं, मैसेज छोड़ दे सोशल मीडिया पर, लोगों के पास पहुंच जाता है भाई वहां पर अपने को भाई बड़ी सभा करनी है। लेकिन उस समय में इस प्रकार का कोई प्लेटफॉर्म होता नहीं था
अब एक एक गांव में जाकर बोलना, किसी को इनवाइट करना, न्योता देना तो इम्पॉसिबल होता, ठीक है। हालांकि ज़्यादा मेहनत लगती, कर तो सकते हैं वैसे भी। तो ये करते हैं कि भाई वहां पर मेला लगेगा, ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो वहां पर अपन कुछ सभा कर लेंगे, कोई डिसीजन लेंगे, कोई बात करेंगे तो लोग ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मेलों या कोई प्रोग्राम होते थे उनको ये चूज कर देते, भाई उस दिन अपन बात करेंगे। देखिए, उपरमाल पंच बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है मन्ना पटेल को बनाया जाता है, ठीक है। उपरमाल पंच बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया जाता है मन्ना पटेल को बनाया जाता है कि भाई मन्ना पटेल की अध्यक्षता करेंगे। देखिए, विजय सिंह पथिक फिर कहते हैं कि भाई यार अपन तो सभा तो बना लिए हैं, जो बोर्ड वगैरह बना लिया, अध्यक्ष बना लिए हैं, लेकिन इनके माइंड में चलता था, आज भी ऐसा ही होता है कि यार अपन जब कोई सभा उभा करेंगे तो टेंट वगैरह कौन लगवाएगा, दरिया वरिया कौन बछाएगा, पानी की बाल्टियां कौन लाएगा, पानी वानी की व्यवस्था कौन करेगा, माइक वाइक कौन लाएगा। तो युवाओं को साथ रखना जरूरी है। तो युवाओं के लिए भी एक समिति बनाते हैं विजय सिंह पथिक की के कहने पर, एक समिति और बनाती है। देखिए, उसका नाम था उपरमाल सेवा समिति। ठीक है, उपरमाल युवा समिति का गठन करते हैं विजय सिंह पथिक के कहने पर। विजय उपरमाल युवा समिति के ब्रैकेट में लिख लेना, ये युवाओं की समिति थी। देखिए, जो युवाओं की समिति जरूरी होती है टेंट वगैरह बिछाने के लिए। आज भी जो युवा समितियां बनती है किसी भी पार्टी में मान लो, तो उनमें जो युवाओं की जो समिति होती है वो शुरुआत में यही करती है। हालांकि वो फिर आगे जाकर बड़े स्तर पे पहुंच जाते हैं, मेहनत करना पड़ता है, नीचे वाले लेवल से मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जो युवाओं की समिति होती है उनमें युवाओं का यही काम होता है, प्रचार करना, पंपलेट वगैरह चिपकाना, पानी वानी की व्यवस्था करना, जनता इकट्ठी करना, जो गाड़ियों वाड़ियों की व्यवस्था देखना, माइक वाइक लगाना, इस प्रकार की व्यवस्था करना ही युवा समिति का जो मुख्य काम होता है, ठीक है। हालांकि वो फिर मेहनत करके आगे बड़े बड़े पदों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो बात और आगे करें तो ये जो युवा समिति भी बना ली, उपरमाल युवा समिति, उपरमाल सेवा समिति बनाते हैं, जिसका यानी युवाओं की समिति थी। अब बात आती है कि प्रचार के लिए क्या करें, तो प्रचार भी करना पड़ेगा। तो उपरमाल का डंका नामक एक पर्चा प्रकाशित करते हैं, ठीक है। उपरमाल का डंका एक पर्चा प्रकाशित करते हैं प्रचार के लिए, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है। उपरमाल का डंका किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। देखिए, अब बात आती है कि जो विजय सिंह पथिक बड़े संगठनों से भी कोशिश करते हैं मिलने की या कांटेक्ट करने का। तो विजय सिंह पथिक का खुद का एक संगठन था, ठीक है, राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक कहते भाई ठीक है, इस संगठन का भी आपको या इस आंदोलन को समर्थन है या समर्थन देता है। तो राजस्थान सेवा संघ भी बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन दे देता है। जमनालाल बजाज बड़ा नेता है, बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। जमनालाल बजाज गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं जमनालाल बजाज, ठीक है। तो जमनालाल बजाज का एक संगठन था राजपुताना मध्य भारत सभा, ठीक है। इसकी और विस्तार से अपन आगे बात करेंगे। तो जमनालाल बजाज का जो संगठन था राजपुताना मध्य भारत सभा, इस संगठन ने भी बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन दे दिया था। तो दो बड़े संगठन आ चुके हैं साथ में, एक तो राजस्थान सेवा संघ और एक राजपुताना मध्य भारत सभा जो जमनालाल बजाज का था, और जो राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक का संगठन था। ये दोनों बिजोलिया आंदोलन को समर्थन दे देते हैं। इसके बाद में और अपन आगे बात करने की कोशिश करें, 1919 में जब जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन चल रहा था, ठीक है, 1919 में कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन चल रहा था। तो ये सोचते अपने को कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त करना चाहिए, कांग्रेस से भी बात करनी चाहिए बड़े स्तर पर, तब ही, यानी एक प्रकार से कांग्रेस उस समय बड़े पार्टी के रूप में थी, तो अपने को कांग्रेस से समर्थन लेना चाहिए। तो अमृतसर अधिवेशन के दौरान अमृतसर जाते हैं वहां पर 1919 में, और बाल गंगाधर तिलक से मिलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को पूरी बातचीत बताते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक इनके समर्थन देते हैं, ठीक है। उनके साथ जो केलकर थे, केलकर भी इनको समर्थन देते हैं।
लेकिन गांधी जी और मदन मोहन मालवीय से भी संपर्क करने की कोशिश करते हैं, संपर्क होता है, लेकिन जो महात्मा गांधी जी और जो मदन मोहन मालवीय इन्होंने मना कर दिया था, अभी समर्थन रोक लिया था। अब समर्थन नहीं देने का जो कारण है थोड़ी बहुत इसकी भी बात कर ले। महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय का कहना था या मानना था कि इस समय अपन जो पूरी शक्ति लगाना चाहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश जो लोग हैं इनके खिलाफ लड़ने के लिए अपन पूरी शक्ति झोंकना चाहते हैं, पूरी शक्ति लगाना चाहते हैं। अगर राजस्थान की जो रियासतों का मैटर है, इस रियासत में जाकर अपन इंटरफेयर करेंगे तो कुछ लोग वहां पर जाना जरूरी है, और वहां पर लोग जाएंगे, जब बड़े नेता जाएंगे तो अपनी शक्ति बट जाएगी, अपनी शक्ति दो भागों में बट जाएगी, अब शक्ति का बंटवारा हो जाएगा। अपन सही तरीके से ना ही तो ब्रिटिश जो लोग हैं या जो अंग्रेज हैं इनके खिलाफ लड़ पाएंगे, और ना ही तो रियासतों में अपन लड़ पाएंगे। तो पहले अपना जो प्लान है ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ना है, इनको हरा देते हैं, इनको निकाल दें, इनसे अपन जीत प्राप्त करते हैं, उसके बाद में अपन रियासतों का मैटर जो भी होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो गांधी जी और मदन मोहन मालवीय ने इस प्रकार से जो शक्ति का बंटवारा होने का हवाला देते हुए मना कर दिया था या समर्थन रोक लिया था, ठीक है। और जो गांधी जी और मदन मोहन मालवीय, हालांकि जो बाल गंगाधर तिलक केलकर जो लोग थे, इन्होंने मिलकर कहा था कि हम यहाँ की जो महाराणा को पत्र लिखते हैं और जो भी आपको हो सकेगी रियायत दिलवाते हैं, ठीक है। तो पत्र भी लिखते हैं कि यार महाराणा जी, फतेह सिंह जी, इस प्रकार से शोषण नहीं करना चाहिए, आपकी जो जनता है इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो बातचीत होती है, ठीक है, यानी जनता के पक्ष में पत्र लिखते हैं मेवाड़ महाराणा को, ठीक है, फतेह सिंह को। अब बात आती है 1920 में, ठीक है, वापस जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, नागपुर में अधिवेशन होता है 1920 में, तो वहां पर वापस जो ये लोग जाते हैं और वहां पर प्रदर्शनी लगाते हैं। यहाँ पर जो शोषण हो रहे थे बिजोलिया में, तो यहाँ पर जो शोषण हो रहे थे उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं, वहां पर जो अधिवेशन को जो भी जहां पर हो रहा होगा उसके बाहर प्रदर्शनी लगाते हैं कि ऐसे इस प्रकार से वहां पर शोषण हो रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो या आप समर्थन नहीं दे रहे हो या सहायता नहीं कर रहे हो। तो जो इस प्रकार से कालू जी और गोकुल जी जो ये लोग थे, तो ये लोग वहां पर, जो नंदराम जी भी थे, कालू जी, गोकुल जी, नंदराम जी, जो ये लोग थे वहां पर प्रदर्शन लगाते हैं, ठीक है। तो प्रदर्शनी लगाते हैं तो उन लोगों तक बातचीत पहुंचती है और महात्मा गांधी भी का भी ध्यान आकर्षित करने में सफल हो जाते, कालू जी, गोकुल जी, नंदराम जी। और महात्मा गांधी फिर सोचते भाई यार हेल्प तो करनी चाहिए अपने को। ये नाम आप लिखना चाहो तो लिख लेना, जो ये कालू जी, गोकुल जी और नंदराम जी आ सकते हैं, आ जाते क्यों एग्जाम में, ठीक है। तो ये प्रदर्शनी वहां पर कौन लगाते हैं, तो कालू जी, गोकुल जी और नंदराम जी प्रदर्शनी लगाते हैं। ये यहां तक बात हो चुकी है। अब बात आती है कि समाचार पत्रों की भूमिका क्या रहती है बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। समाचार पत्र, एक जो समाचार पत्र है, प्रताप नाम का जो समाचार पत्र था गणेश शंकर विद्यार्थी का था, ठीक है। तो विजय सिंह पति के गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चांदी की राखी बेचते हैं, एक प्रकार से जो भाई बहन वाला जो प्यार होता है, ठीक है, उसको बताने के लिए कि यार भाई, यानी बहन भाई की राखी बांधती है, तो हम भी आपको एक बड़े भाई के तौर पे देख रहे हैं और आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए। चांदी की राखी बेचकर जो हेल्प की मांग करते हैं कि आपका जो अखबार है या जो न्यूज़पेपर है इसमें हमारी जो खबरें प्रकाशित करना चाहिए आपको। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप नाम का अखबार था, इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते हैं, ठीक है। ये बात हो चुकी है। प्रताप जो साप्ताहिक अखबार था और जो 1910 में शुरू होता है, कानपुर से प्रकाशित होता था, ठीक है, कानपुर से प्रकाशित होता था, 1910 में शुरू होता है, साप्ताहिक अखबार था, गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार था, मराठा जो प्रताप नाम का अखबार था, ठीक है। ये कहते हैं कि जो प्रताप हमारे राजस्थान के जो योद्धा थे उनके नाम से आप अखबार चला रहे हो, तो हमें जो हमारे जो राजस्थान की भी हेल्प करनी चाहिए या खबरें प्रकाशित करनी चाहिए, ठीक है। ये बात हो चुकी है। अब बात आती है जो नेक्स्ट, और अपन न्यूज़पेपर की बात करें तो मराठा की बात कर सकते हैं। मराठा जो न्यूज़पेपर, बाल गंगाधर तिलक का जो अखबार था मराठा, तो बाल गंगाधर तिलक इसको पूना से प्रकाशित कर देते हैं, तो इसमें भी इस आंदोलन की खबरें प्रकाशित होती हैं, ठीक है। इसके बाद में और अपन बात करें, जैसे एक अखबार आता था अभ्युदय, ठीक है, अभ्युदय अखबार में भी इस जो आंदोलन की खबरें प्रकाशित होती थी, जो मदन मोहन मालवीय का अखबार था, ठीक है, या मदन मोहन मालवीय प्रयाग से प्रकाशित करते थे।
इसके बाद में और अपन बात करें कि भारत मित्र, तो भारत मित्र कलकत्ता से प्राप्त होता था, ये सॉरी प्रकाशित होता था। तो इस अखबार में भी इस आंदोलन की खबरें छपती थी। ठीक है, इसके बाद में और अपन बात करें जो एग्जाम्पल के तौर पे जो न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर की बात आती है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक का था। इसका जो हेल्प के तौर पे बात करें या विजय सिंह पथिक के साथ में रामनारायण चौधरी भी इसमें पार्टनरशिप में थे। दोनों का ये प्रकाशित, दोनों लोग प्रकाशित करते थे, रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो राजस्थान केसरी यानी 1920 से शुरू होता है और ये वर्धा से यानी प्रकाशित होता था। ठीक है, देखिए अपन मराठा की बात किए हैं, प्रताप की बात किए हैं, अभ्युदय की बात किए हैं और राजस्थान केसरी की बात किए हैं। नवीन राजस्थान भी अजमेर से प्रकाशित होता था। ठीक है, विजय सिंह पथिक की ही प्रकाशित करते थे इसको भी। ठीक है, तो इन जो अखबारों में, इन न्यूज़पेपर्स में, ये समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की बातें छपती हैं, खबरें छपती हैं। अब देखिए इस प्रकार से जो ये खबरें वबरें छप रही है, जब अखबारों में खबरें छपने लग गई है तो फिर सरकार पर दबाव आ जाता है, सरकार दबाव में आ जाती है, लोड में आ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जब सरकार पर या मेवाड़ सरकार पर जो दबाव आता है, मेवाड़ सरकार पर दबाव आता है तो एक आयोग बनाया जाता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ठीक है, देखिए अब तो मिटा के लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जो आयोग वगैरह है ये इंपॉर्टेंट होता है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाते हैं कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किस रियासत से संबंधित है, किस आंदोलन से संबंधित है। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। तो मेवाड़ रियासत ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया था 1919 में। ठीक है, 1919 में तो ये करते हैं, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन करती है मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ सरकार। जो बिंदुलाल भट्टाचार्य हैं ये मांडलगढ़ के ही थे, मांडलगढ़ के कोई जो पोस्ट पर, हाकिम की पोस्ट पर काम करते थे। तो इनकी अध्यक्षता में या इनके नाम से जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के जो सदस्यों की बात करें तो सदस्य आप लिख सकते हो, अफजल अली, अमर सिंह और डूंगर सिंह थे। ठीक है, अफजल अली, अमर सिंह और डूंगर सिंह इस आयोग के सदस्य थे। ठीक है, अफजल अली एक प्रकार से जज थे यानी मेवाड़ रियासत में ही। ठीक है, तो अफजल अली, अमर सिंह और डूंगर सिंह। देखिए अब बात करें और जो ये आयोग था, आयोग ने रिपोर्ट तो दी थी, ठीक है, लेकिन विशेष लाभ नहीं मिल पाता है। ये जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जांच वगैरह करता है, रिपोर्ट तैयार करता है और जो मेवाड़ रियासत में पहुंचाता है, लेकिन कुछ विशेष या कोई खास लाभ नहीं मिल पाता है किसानों को। ठीक है, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की बात हो चुकी है, 1919 में इसका गठन हुआ था। इसके बाद में और आगे बात करें, राजपूताना मध्य भारत सभा। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल की अध्यक्षता में जांच एजेंसी बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा ने बिंदु यानी भवानी दयाल की अध्यक्षता में एक जांच एजेंसी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन जो फतेह सिंह जो राजा थे उनको लगा कि भाई यार इस प्रकार से दूसरी या बाहर की कोई एजेंसी जांच नहीं करनी चाहिए, वो गलत तरीके से इनके पक्ष में भी जांच कर सकती है। तो फिर एक और आयोग बनाते हैं, द्वितीय आयोग बनाते हैं। तो द्वितीय आयोग बनाते हैं तो दो आयोग बनते हैं। यहाँ पर मेवाड़ रियासत के द्वारा दो आयोग बनाए जाते हैं। एक उसका सदस्य था द्वितीय आयोग का राज सिंह बेदला। ठीक है, राज सिंह बेदला उसका नाम था, वो बेदला को ठिकाने का सामंत था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो राज सिंह बेदला द्वितीय आयोग का सदस्य बनाया जाता है। और एक था तख्त सिंह मेहता। ठीक है, तख्त सिंह मेहता। और एक जो सदस्य के रूप में ले सकते हो रमाकांत मालवीय। ठीक है, राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय जो था महिंद्रा सभा का जो मुखिया था। ठीक है, प्रमुख या मुखिया बोल सकते हो। महिंद्रा सभा मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी। ठीक है, साइड में लिख लेना, महिंद्रा सभा मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी उस समय। इसका मुखिया था जो रमाकांत मालवीय।
और राज सिंह बेदला का सामंत था। इसके बाद में आगे बात करें, अंग्रेजों ने भाई जो ये बातें चीतें हो रही है, जो ये आयोग वगैरह बन रहे हैं, अंग्रेजों तक ये बातें पहुंचती है कि भाई यार इधर तो आयोग वगैरह बन रहे हैं, अपने तक धीरे धीरे बातें पहुंच रही है। तो अंग्रेज पूरी प्लानिंग करते हैं राजा से बातचीत करके, भाई यार क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही। तो विजय सिंह पत्ती का पता लगा भाई यार ये बंदा है कौन, इतने इस प्रकार से यानी विरोध कर रहा है, आंदोलन को लीड कर रहा है। तो जो अंग्रेज लोग थे इन्होंने मिलकर इन विजय सिंह पथिक को ही गिरफ्तार करने की कोशिश की। भाई यार विजय सिंह पथिक को ही गिरफ्तार कर लो, अपने आंदोलन वैसे ही दब जाएगा ये। तो अंग्रेजों ने विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। इस समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एजीजी, तो वो था रॉबर्ट हॉलैंड। ठीक है, तो रॉबर्ट हॉलैंड इस समय एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, विजय सिंह पथिक यहां से भागते हैं। विजय सिंह पथिक को पता चल गया था कि अपने को भी पकड़ेंगे और पेड़ तोड़ेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे, ठीक है, ढंग से सूतेंगे। विजय सिंह पथिक भागते हैं और एक गांव पड़ता है उमाजी का खेड़ा। ठीक है, उमाजी का खेड़ा गांव में जाकर शरण ले लेते हैं, एक प्रकार से भूमिगत हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा के पास जाते हैं उमाजी का खेड़ा गांव में, और माणिक्यलाल वर्मा एक स्कूल चलाते थे, एक विद्यालय चलाते थे। ठीक है, तो वहां पर जाकर रहते हैं। माणिक्यलाल वर्मा भी इनको कहते हैं कि यार विजय सिंह जी आप यहाँ पर रहिए, आराम से, फालतू में उनके पास मत जाइए, उनके जो हाथ वाथ आ जाओगे गिरफ्तार कर लेंगे, पीटेंगे वो लगे। तो यहाँ पर रह के यानी भूमिगत रहते हुए ये आंदोलन को लीड करते हैं, आंदोलन को चलाते हैं। हालांकि बाद में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई जो भी जांच एजेंसी जो पीछा करती है, जो पुलिस जो पीछा करती है, वो कभी छोड़ती नहीं, सोच लेती है कि गिरफ्तार करना ही है तो कहीं पे भी जाकर रहो। भाई विजय माल्या की तरह एक प्रकार से भाई विदेशी भाग जाए तो एक लगवाता है। हालांकि उस समय में कोई प्रत्यर्पण वाली संधि तो शायद मुझे नहीं लगता होती होगी, तो वहीं से भी निकाल लाते। आजकल तो बैठ जाते दूसरे देशों में जाके। ठीक है, अब बात आती है कि वापस जांच आयोग बनते हैं। ठीक है, जांच समिति बनाई जाती है 1922 में। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने 1922 में जांच समिति बनाई थी। देखिए इस जांच समिति के भी मैं सदस्यों के नाम बोलने की कोशिश करूंगा, आप लिखने की कोशिश करना, कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अंग्रेजों की तरफ से जो सदस्य आते हैं, अंग्रेजों के पक्ष वाले जो सदस्य आते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। देखिए रॉबर्ट हॉलैंड इस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल है, ये खुद सदस्य बनता है इस 1922 में जो जांच समिति बनाई गई थी अंग्रेजी सरकार द्वारा। विल्किंस जो पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है, विल्किंस भी इस समिति का सदस्य बनता है। इसके बाद में आगलवी, ठीक है, आगलवी थोड़ा नाम अजीब पर लिख देता हूं, ये यहां पर सचिव था। ठीक है, अंग्रेजों का सचिव था। रॉबर्ट हॉलैंड एजेंट टू गवर्नर जनरल था, विल्किंस पॉलिटिकल एजेंट था, आगलवी जो था सचिव था। ठीक है, प्रभाष चंद्र चटर्जी, ठीक है, प्रभाष चंद्र चटर्जी मेवाड़ का दीवान था, और एक और नाम याद रख सकते हो बिहारी लाल जी जो हाकिम था यहाँ पर। ठीक है, तो रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी, आगलवी जो सचिव था, और जो विल्किंस पॉलिटिकल एजेंट था, और सुभाष यानी प्रभाष चंद्र चटर्जी जो था मेवाड़ का दीवान था, और एक जो बिहारी लाल जी था हाकिम था। ठीक है, अब किसानों की तरफ से कौन कौन आते हैं या कौन कौन सदस्य लिए जाते हैं इस समिति में? मोतीलाल जी, नारायण पटेल, ठीक है, मोतीलाल, नारायण पटेल, और जो रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। तो दोनों तरफ के मैं आपको सदस्य बता दिया। 1922 में अंग्रेजी सरकार द्वारा एक जांच समिति बनाई जाती है। इसमें अंग्रेजों की तरफ से भी सदस्य आते हैं और किसानों की तरफ से भी सदस्य आते हैं। किसानों की तरफ से मोतीलाल आते हैं और नारायण जी पटेल आते हैं, और ठीक है, नारायण जी पटेल आते हैं, और जो माणिक्यलाल वर्मा आते हैं, और रामनारायण चौधरी आते हैं। ये बात हो गई है। अब बात और आगे करें कि ये जो जांच समिति होती है, जांच समिति बनती है, इसने जो फैसला लिया जांच वांच की, तो इसने 35 कर माफ कर दिए। ठीक है, जो 84 कर लगते थे उनमें से 35 कर माफ कर दिए, और 84 में से 35 घटा दिए। अब लगभग लगेंगे 49 कर, 49 कर। ठीक है, 50 में एक कम। ठीक है, तो 35 कर माफ कर देते हैं। जनता खुशी मनाती है, किसान खुशी मनाते हैं, और जो
जो सामंत था, तो सामंत के सामने जाती है, सामंत की तरफ से खुश होकर जाती है, नारे वारे लगाती हुई जाती है। और सामंत पूछता है, यार आज इतने खुश कैसे हो रहे हो तुम, ये नारे वारे क्यों लगा रहे हो? तो जो जनता, जो किसान लोग थे, वो कहते हैं अब से तुझे 49 कर ही देंगे, 84 कर नहीं देंगे, ये 35 कर माफ कर दिए गए हैं। सामंत कहता है जाओ, मैं तुम्हारे जो कोई कर माफ नहीं करूंगा। जो ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 35 कर जो माफ कर देती है, जो अंग्रेजी सरकार द्वारा एक जांच समिति बनाई गई थी, लेकिन इस फैसले को सामंत ने मानने से इनकार कर दिया या लागू करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब जो समिति के द्वारा एक अधिकारी भेजा जाता है, ट्रेंच। ठीक है, ये ट्रेंच नाम का एक अधिकारी भेजा जाता है कि जा तू कर वर जो भी टैक्स है उनको फिक्स करके आ, निर्धारित करके आ यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रेंच नामक जो अधिकारी आता है, ये देखिए गलती कर जाता है यहाँ पर। इसको, ये अंग्रेज अधिकारी था, इसको ज्यादा नॉलेज था नहीं यहाँ का जो एग्रीकल्चर का या कृषि का। ये क्या करता है गलती, ये जो सिंचित क्षेत्र था उस पर तो लगाता है कम कर या कम टैक्स, और जो असिंचित क्षेत्र था जिस पर सिंचाई नहीं होती थी उस कर क्षेत्र पर लगा देता है ज्यादा कर। अब देखिए यार, सिंचित क्षेत्र पर तो ज्यादा फसल होगी तो उस पर थोड़ा कर चल सकता है, और असिंचित क्षेत्र पर फसल कम होगी तो उस पर कर ज्यादा कैसे चल सकता है, उस पर तो कम कर लगाया जाना चाहिए। तो ये जो उल्टा कर देता है काम ट्रेंच। ठीक है, यानी सिंचित क्षेत्र पर कम कर लगा देता है और असिंचित पर ज्यादा कर लगा देता है। ठीक है, अब किसान परेशान हो गए वापस कि यार ये तो गलत है, उधर सामंत मान नहीं रहा है। अब जेल से रिहा उधर विजय सिंह पथिक होकर आ जाता है। जेल से रिहा होकर विजय सिंह पथिक आता है तो उसके पास किसान चले जाते हैं, भाई यार ये तो गलत हो गया, वो टैक्स ज्यादा बढ़ा गया, सिंचित क्षेत्र पर कम लगा गया और असिंचित पर कम लगा गया, यानी सिंचित पर कम लगा गया और असिंचित पर ज्यादा लगा गया। अब बात आती है कि विजय सिंह पथिक इनको कहता है जो किसानों को, यार ये बात है तो अपने को ऐसा करना चाहिए कि आप ऐसे करो, आपकी जो जमीनें हैं उनको सामंत को वापस सौंप दो। किसान कहते हैं फिर, किसान यानी विजय सिंह पथिक कहता है कि आप किसान, यानी जो किसान लोग आप हो, आपकी जमीनों को सामंत को दे दोगे तो उस, यानी उस जमीन पर फसल कोई नहीं करेगा, फसल कोई नहीं करेगा तो सामंत के पास जो कर नहीं जाएगा तो सामंत वैसे ही परेशान हो जाएगा, सामंत खुद नोरे खाएगा, भाई जमीन ले लो, कृषि कर लो। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर जो किसान लोग थे सामंत को जमीनें सौंप देते हैं। ठीक है, तीसरे चरण की बात आती है, तीसरा चरण शुरू हो जाता है। ठीक है, तीसरा चरण की बात आती है, तीसरा चरण शुरू होता है 1923 से 1941 तक चलता है। ठीक है, विजय सिंह पथिक के कहने पर जो किसान थे, किसानों ने अपनी जमीनें सामंत को लौटा दी, वापस लौटा दी, लेकिन सामंत ने इन जमीनों को जब्त कर लिया। ये जो किसान लोग थे विजय सिंह पथिक के कहने से सामंत को जमीनें लौटा देते हैं। सामंत फिर भी पूछता है, भाई यार ये आप दूसरे के कहने से काम कर रहे हो इस प्रकार का, देख लो, एक बार सोच लो, मैं जमीनें वापस नहीं दूंगा। किसान कहते हैं ठीक है मत जाना, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कृषि भी नहीं करेंगे इन पर और जमीनें तू तेरे पास रख। सामंत सख्त प्रभाव से कहता है देख लो मैं नहीं दूंगा, एक बार सोच लो। तो उन किसानों में से कुछ लोग तो वापस हाथ खड़े कर देते हैं और अपने को तो हमारी जमीन वापस दे दो। ठीक है, तो आधे किसान तो वैसे ही न्यूट्रल हो गए। वापस एक बार और वार्निंग देता है तो कुछ किसान और ले लेते हैं, और जो कुछ लोग थे, जो कुछ किसान थे जिद्दी टाइप के, वो जमीनें सौंप देते हैं, वापस नहीं लेते हैं। सामंत भी बड़ा बदमाश आदमी था, सामंत ने जमीनें जब्त कर ली और जमीन दूसरे किसानों को बेच दी। किसानों को पता चला यार इस प्रकार से, तो जमीनें जब्त कर लिया, किसान यानी दूसरे किसानों को और बेच दिया उन जमीनों को। विजय सिंह पथिक के पास किसान जाते हैं जिनकी जमीनें जब्त कर ली गई थी कि यार विजय सिंह जी वापस वो तो दे ही नहीं रहा, आप तो बोल रहे थे कि नोरे खाएगा और वो तो पूछ ही नहीं रहा और दूसरे किसानों को और बेच दिया। विजय सिंह पथिक कहता है यार और दूसरा तरीका निकालते हैं। किसान लोग कहते हैं यार आप तरीका निकालो, उससे पहले कुछ हम बात पूछे आपसे। विजय सिंह पथिक कहते हैं यार ठीक है, आंदोलन सभी के द्वारा चलाया जा रहा है, सभी को अधिकार है बोलने का, तो बोलो। किसान लोग कहते हैं यार विजय सिंह जी
आइंदा यहाँ पर पैर मत रखना, इस क्षेत्र में पैर मत रखना, यहाँ से आप तुरंत प्रभाव से निकल जाओ, नहीं तो हम आपको पीट पीट के मार देंगे। आपके कहने से हम जमीनें वापस लौटा दिए हैं, वो जमीनें वापस नहीं दे रहा, इधर हमारे खाने के यानी खाने के दानों के लाले पड़ रहे हैं और आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। आपके कहने से हमने जमीनें लौटाई थी और वो जब्त कर लिया है। तो 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो जाते हैं और वो इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। ठीक है, सामंत द्वारा जो जमीन जब्त कर ली जाती है, इस वजह से जो किसान विरोध विजय सिंह पथिक का विरोध शुरू कर देते हैं और विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं 1927। ठीक, यह बात याद रखनी है कि यानी विजय सिंह पथिक बिजोली आंदोलन से अलग कब होते हैं, तो 1927 में थे। अब बात वापस आती है, अब किसके पास चले, तो किसान लोग जो थे वो जाते हैं गांधी जी के पास। गांधी जी को कहते यार आपको हमारे आंदोलन को लीड करना चाहिए। गांधी जी को लगा यार कहाँ पे लेके जाएंगे, राजस्थान में जाना पड़ेगा, वहां पे गर्मी में कौन मरेगा, नहीं चलेंगे वहां, लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं तब मानना भी पड़ता है। गांधी जी कहते हैं ठीक है भाई, एक बंदा मैं भेज रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर जो मेरा मोर्चा संभाल रहा हूँ। और गांधी जी जमनालाल बजाज को आंदोलन को लीड करने के लिए भेजते हैं। ठीक, जमनालाल बजाज यहाँ पर आते हैं। जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, गांधी जी ने जमनालाल बजाज को बिजोली आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए, लीड करने के लिए भेजा था। जमनालाल बजाज एससी में बैठने वाले, इधर ये क्या है छोटे मोटे आंदोलन, जमनालाल बजाज को तो लग ही रहा था तो केंद्र में बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, तो ये तो अपने लिए छोटे हैं आंदोलन इस प्रकार के, तो यहाँ पे अपन नहीं रहेंगे, नहीं डटेंगे। जमनालाल बजाज कहता है यहाँ के किसानों को कि यार मैं दूसरा बंदा यहाँ पर नियुक्त कर दूं, तो अब लोगों को लगा यार नहीं आपको ही रहना चाहिए, हम तो गांधी जी के पास गए थे, गांधी जी ने आपको भेजा तो आपको ही रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो और जमनालाल बजाज ने कहा मैं एक अच्छा बंदा नियुक्त करता हूँ, उसका नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, तो जमनालाल बजाज हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का जो नेता घोषित करते हैं। ठीक है, आंदोलन का नेता घोषित किया। जो हरिभाऊ उपाध्याय था ये मालवा का था, मुख्य रूप से जो रहने वाला था मालवा का था, तो ध्यान रखना चाहिए। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से 1927 में यानी विजय सिंह पथिक अलग हो जाते हैं, यानी जो किसानों की जमीनें सामंत जब्त करने के कारण से। ठीक है, इसके बाद में जो गांधी जी के पास जाते हैं, गांधी जी यानी किसान गांधी जी के पास जाते हैं। गांधी जी जमनालाल बजाज को आंदोलन का नेता नियुक्त करता है या इसको देखने के लिए आंदोलन के लिए भेजता है जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता घोषित करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि जो देखिए जो अलग अलग प्रकार की जो अब धीरे धीरे पतन का ही हो गया काम, पतन ही हो रहा है, विजय सिंह पथिक अलग हो रहा है। अब मेन बात तो यह है पतन के कारणों की कि इनमें आपस में बढ़ नहीं रही है आपस में। ठीक है, कि जैसे विजय सिंह पथिक तो और किसानों में तो वैसे ही विरोध शुरू हो गया। विजय सिंह पथिक जैसे रामनारायण चौधरी है, इनके बीच में नहीं बन रही है, जमनालाल बजाज के इन लोगों के बीच में आपस में बढ़ नहीं रही है। वर्तमान में भी ऐसी ही सिचुएशन होती है, जो लोगों के बीच में नहीं बनते, बड़े नेताओं के बीच में नहीं बनती है। राजस्थान में की बात करें अपन वर्तमान की, जैसे बीजेपी पार्टी की और कांग्रेस दोनों में यही हाल है। बीजेपी में वसुंधरा राजे खुद चाहती है कि जो मैं मुख्यमंत्री बनूं, जैसे सतीश पूनिया है और भी कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बने। ठीक है, इस प्रकार से उनके बीच में विवाद चलता रहता है। वैसे ही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी तो सबको दिखता है जो विवाद इनका कि सचिन पायलट और गहलोत जी दोनों के बीच में आपस में टकराव चलता रहता है। ठीक है, तो देखिए जो विरोध है आपस में ही, आपस यानी खुद की पार्टियों में आपसी लोग ही कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी ऐसा ही चलता था। पहले जैसे लखनऊ वाले लोग थे वैसे ही लखनऊ वाले लोग आज भी हैं, या जो आज है लोग वैसे ही पहले होते थे। ठीक है, स्वार्थ के चक्कर में यानी जनता का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता। और बात आती है आगे कि 1938 में जो माणिक्यलाल वर्मा तो अलग ही काम करने लग गए थे, प्रजामंडल बनाने लग गए थे। भाई प्रजा को साथ लेके अपन प्रजामंडलों की स्थापना करेंगे। ठीक है, रियासतों में, अलग अलग रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना करेंगे। तो यानी माणिक्यलाल वर्मा वैसे न्यूट्रल हो गए, 1938 में प्रजामंडलों की स्थापना की तरफ लग जाते हैं।
अब बात आती है भाई किसान किसके पास जाए। गांधी जी के पास गए, जमनालाल बजाज को भेज दिया, जमनालाल बजाज ने हरिबाबू उपाध्याय को लगा दिया, किसान परेशान हो गए, एक प्रकार से अकेले हो गए। तो फिर उनको लगा यार वापस अपने को तो जमीनें चाहिए, जमीनों पर खेती करेंगे, इनके चक्कर छोड़ो। और फिर मेवाड़ का जो प्रधानमंत्री था, 1941 की बात है, तो 1941 में मेवाड़ का जो प्रधानमंत्री था वी राघवाचारी, और जो वहां का राजस्व मंत्री था मोहन सिंह मेहता। ठीक है, वी राघवाचारी मेवाड़ का प्रधानमंत्री था और राजस्व मंत्री था मोहन सिंह मेहता। इन दोनों ने मिलकर 1941 में किसानों और सामंत के बीच में समझौता करवा दिया था। ठीक है, तो 1941 में समझौता हो जाता है और इनकी जमीनें वापस दिला दी जाती है। ठीक है भाई, कृषि करेंगे यानी जो खेती करेंगे इनको यानी जो इनकी जमीनें वापस दी जाए। तो ये समझौता कौन करवाता है? वी राघवाचारी जो प्रधानमंत्री था मेवाड़ का और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता। तो इन लोगों ने किसानों और सामंत के बीच में समझौता करवा दिया था और जमीनें वापस दिला दी थी। ये कंप्लीट हो चुका आंदोलन। इसका कुछ महत्व जो इंपॉर्टेंस है उनकी अपन बात करें, मौखिक तौर से बात करेंगे, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, देखिए जो ये बिजोली आंदोलन है राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन था। ठीक है, किस प्रकार से जो चरणों में होता है, पहले स्थानीय लोग इसको लीड करते हैं, फिर जो अनुभवी नेता आते हैं, और तीसरा जो चरण है मुख्य रूप से पतन का काल हो सकता है, लेकिन संगठित जो आंदोलन था। ठीक है, जो किस प्रकार से जो पंचायतें बनती है, समितियां बनती है, अखबारों में इसकी जो न्यूज वगैरह जो खबरें छपती है। ठीक है, तो ये महत्व है राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है महत्व की बात करें कि विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। तो सबसे लंबे की बात करें तो 1897 से 1941 तक चल रहा है। ठीक है, तो इतने लंबे दिनों तक चल रहा है, 44 वर्षों तक चल रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, महत्वपूर्ण जो महत्व बोल सकते हैं, विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन। इसके बाद में बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो स्वावलंबन का आंदोलन था। ठीक है, स्वावलंबन का जो आंदोलन था, स्वावलंबन बोले तो भाई यहीं के लोग, जो स्थानीय लोग ही इस आंदोलन के दौरान जो चंदा दे रहे थे, डोनेशन दे रहे थे, बाहर के लोगों से चंदा नहीं लिया गया था। तो खुद की जो स्वावलंबन के लिए ये आंदोलन चलाया जा रहा था। लेकिन इस आंदोलन ने अन्य आंदोलनों के लिए भी प्रेरणा स्रोत का काम किया था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन ने अन्य आंदोलनों के लिए भी प्रेरणा स्रोत का काम किया था, जैसे बूंदी और बेगू की अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें कि किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार भी होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से भाई अपन लोगों से मिले, किस प्रकार से बड़ी शक्तियों का साथ ले, तो किसानों में इस आंदोलन से राजनीतिक चेतना का या संचार होता है। जैसे महिला और बच्चों ने भी कुछ हद तक इसमें भाग लिया था, तो संचार ही होता है राजनीतिक चेतना का। और अपन बात करें आगे बढ़कर तो बिजोलिया जो आंदोलन है राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से भी जोड़ा था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से भी जोड़ा था। जैसे अपन बात कर लिए हैं, पहले तो शुरुआत में जो विजय सिंह पथिक से बातचीत होती है, हालांकि फिर कालांतर में जैसे गांधी जी से बात होती है, यानी जो जमनालाल बजाज से बातचीत होती है, तो राष्ट्रीय आंदोलन से भी इस आंदोलन ने जोड़ने का काम किया था। ये बात हो चुकी है। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो महत्व की एक बार अपन वापस बात करें तो राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था, जो 44 वर्ष तक चला था, 1897 से 1941 तक चला था। ठीक है, देखिए ये जो राजस्थान के जो बिजोलिया वाला जो क्षेत्र था, यहाँ का स्वावलंबन का आंदोलन था कि इसमें डोनेशन या चंदा बाहर के लोगों से नहीं लिया गया था। तो यहाँ के लोग खुद के स्वावलंबन के लिए खुद ही डोनेशन देकर आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, ये जो आंदोलन है, इस जो किसान आंदोलन से यहाँ के लोगों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था। जैसे कुछ हद तक बच्चे और महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था। ठीक है, और जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से भी जोड़ने का काम किया था। जैसे कि ये महात्मा गांधी से बातचीत होती है, जो आंदोलन के लोगों की या नेताओं की, जमनालाल बजाज से बातचीत होती है,
तो इस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को जोड़ने का काम ये बिजोलिया किसान आंदोलन करता है राष्ट्रीय आंदोलन से, ठीक है। तो ये बातचीत हो चुकी है। और अब बात करें थोड़ी बहुत है कि जो अदर फैक्ट है, प्रेमचंद का एक रंगभूमि उपन्यास है, ठीक है। प्रेमचंद का रंगभूमि नाम से एक उपन्यास है। ये जो उपन्यास है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो उपन्यास है। एक फैक्ट और लिख लेना यहाँ पे कि जो माणिक्यलाल वर्मा एक गीत गाते थे पंछीड़ा, इस गीत के माध्यम से जनता में चेतना का संचार उत्पन्न करते थे या माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करते थे, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा पंछीड़ा गीत के माध्यम से जनता को प्रोत्साहित करते थे, ठीक है। एक प्रकार से भाई जो संगठित या कभी टाइम मिलता है जो आंदोलन के दौरान गीत वीत गा लेते थे, ऐसा ही होता है, ऐसी गतिविधियां की जाती है, ठीक है। और इसके बाद में और जो तो कोई फैक्ट है नहीं, कंप्लीट हो चुका है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये थोड़ा बड़ा आंदोलन था, ज्यादा फैक्ट थे, तो अपन जो नेक्स्ट क्लास में शायद किसान आंदोलन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।